ओके, स्टार्ट करते हैं अब। दैट इज मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? मैम आवाज डबल पे हो रही है। बेटा आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने माइक को म्यूट करेंगे। नाउ इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। आप लोग के पास देखो वहां पे एक साइन रहता है जहाँ पे आप कुछ प्रेस करके उस हिसाब से भी बता सकते हो कि आपको सुनाई दे रहा है या आप कुछ समझ पा रहे हो या नहीं। ठीक है, वो आप सर्च करके रखना, हमेशा आपको माइक ऑन कर रखने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए, तो सबसे पहले मनी क्रिएशन क्या होता है इस चीज को समझ लीजिए। मनी क्रिएशन मतलब जब बैंक आपको कहती है कि आपके अकाउंट में सैलरी 10,000 रुपए आई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि बैंक आपके अकाउंट में पर्टिकुलर आपका एक अकाउंट बना होता है, एक जगह होती है जहाँ पे बैंक ले जाके हर महीने 10,000 रुपए या 50,000 रुपए जितना भी आपका वो रहेगा उसको क्या कर देगी, ऐड कर देगी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होता है, सब कुछ एक हिसाब से चलता है कि ये बिलीव रहता है कि बैंक के पास इतना पैसा डिपॉजिट है। ओके, अब ये क्रेडिट क्रिएशन का जो होता है इसका मतलब ये होता है कि जब बैंक ने आपको कहा कि आपके पास 10,000 रुपए आपकी सैलरी आई है, तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। मतलब वो अपने अकाउंट्स में लिख के रख देती है कि 10,000 उसने आपके देने हैं। आप 10,000 रुपए तक क्या कर सकते हो, बैंक के पास से लेके खर्च कर सकते हो। मतलब आप जब एटीएम कार्ड यूज करते हो और अपने पैसे निकालते हो तो जरूरी नहीं है कि आपके जो 10,000 आए हैं वही पैसे, वो कोई भी पैसे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी लिमिट 10,000 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट में उतने ही रुपए आए हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो होता है, बैंक के पास जितना एक्चुअल मनी होता है उससे ज्यादा वो क्रेडिट क्रिएट करती है। कैसे क्रेडिट क्रिएट करती है वही हमको समझना है। सो क्रेडिट इज डिफाइंड एज फाइनेंस मेड अवेलेबल बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी। ठीक है, जितना भी फाइनेंस एक पार्टी से दूसरी पार्टी के लिए अवेलेबल करवाया जाता है रेट ऑफ एक्सचेंज। अब बैंक से अगर कुछ पैसे उधार लेते हो तो वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगी ना आपके ऊपर। सो दैट इज सर्टेन रेट ऑफ एक्सचेंज। So the capacity of banks to create money or credit depends on amount of primary deposits and legal reserve ratio. ठीक है, यहाँ पे क्या चीजें आती है, पहला आ जाता है अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होती है, जो भी शुरुआत में डिपॉजिट्स आए होंगे बैंक के पास, और उसके बाद लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को जरा हम समझ लेते हैं। बेटा किसी का माइक ऑन है तो पीछे से बैकग्राउंड से बातें हो रही है। सबसे पहले लीगल रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो का मतलब, रिजर्व मतलब जो बचा के या अलग रखा जाए, और लीगल का मतलब है लीगली इसको रखना जरूरी होता है। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो, किसी भी बैंक कितना पैसा वो क्या कर सकती है, क्रेडिट का क्रिएशन कर सकती है, वो लीगल रिजर्व रेशियो के ऊपर ही डिपेंड करता है। So cash reserve ratio, it is percentage of certain ratio of commercial banks net deposits and time liabilities which it has to keep with central bank RBI as cash. ठीक है, इस लीगल रिजर्व रेशियो के भी एक पार्ट होता है CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, जो क्या करना पड़ता है, बैंक को आरबीआई के पास एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ता है। मतलब कोई भी कमर्शियल बैंक, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, आईसीआईसीआई हो, आईडीबीआई हो, एचडीएफसी हो, उनको कुछ अमाउंट क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास एज अ कैश रिजर्व करता है। ठीक है, और ये क्या रहता है, इस कैश रिजर्व रेशियो उन्होंने कितना परसेंट रखा है उसके हिसाब से ही डिसाइड होता है कि वो कितनी डिपॉजिट्स, लाइबिलिटीज वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके,
इसके बाद इसको बाद में देखते हैं, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये वाला थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अभी हमने बताया कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी डिपॉजिट एंड लीगल रिजर्व रेशियो। अच्छा, लीगल रिजर्व रेशियो होता है कितना पैसा बैंक क्या करती है, अपने पास लीगली रिजर्व करके रखती है, मतलब कमर्शियल बैंक्स अपने पास क्या करेंगे, उसको रिजर्व करके रखेंगे एज अ डिपॉजिट। ठीक है, तो पहली चीज हो गई प्राइमरी डिपॉजिट, जो कि कहाँ से आएगा, कस्टमर्स के पास से, पब्लिक के पास से। जैसे मैंने जाके बैंक में अगर 1000 रुपए क्या कर दिए, अपने डिपॉजिट कर दिए, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, अब करेगी उसमें से, मान लो वो 10% LRR लगाती है, लीगल रिजर्व रेशियो, और वो 10% 1000 का निकाल लेती है, तो उसमें से 100 रुपए माइनस हो जाएंगे और 900 रुपए बचेंगे। तो 100 रुपए वो एक रिजर्व फंड की तरह अपने पास रखेगी, अलग LRR की तरह, और बाकी जो 900 रुपए है वो उसको लोन्स के तौर पे दे देगी। ठीक है, दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट एंड लीगल रिजर्व रेशियो। इसके साथ ही एक और टर्म आता है मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, जिसको डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो वहां पे डिपॉजिट मल्टीप्लायर मिलेगा। इसका रहता है 1/LRR। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, मतलब जितना भी परसेंट रहेगा वो 1 बाय उससे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल डिपॉजिट, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल डिपॉजिट क्रिएशन। मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि आप 1000 रुपए अगर लेते हो, आलोक मिश्रा, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया आपको? मैम यही वाला पॉइंट। कौन सा? मैम मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन अभी तो स्टार्ट किया है बेटा, अभी पहली चीज समझो, मनी क्रिएशन का मैम मतलब। समझ में ही नहीं आ रहा है मैम, क्योंकि आप बीच में मतलब बीच का पॉइंट को छोड़ के फिर ये वाला पहले समझ लेते, ऐसा ऐसा बोले ना, तो उसके बाद कंफ्यूज होता है। यहाँ से देखो, उसको पीछे वाले को पूरा छोड़ो, मैंने यही चीज बताई थी, जो मनी क्रिएशन होता है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। एक होता है प्राइमरी डिपॉजिट, जो कि बैंक के पास जो भी कंज्यूमर या कस्टमर्स जाते हैं और वो जाके अपना पैसा बैंक के पास जमा करते हैं। ठीक है, जैसे Yes. मैं एज ए कस्टमर मैंने बैंक में जाके रखा 1000 रुपए। ठीक है, अब बैंक क्या वो 1000 रुपए कोई रखे रहेगी? अगर बैंक नहीं। सिर्फ मेरे 1000 रुपए को ही अपने पास रख लेगी तो वो अपने बाकी कस्टमर्स को कैसे लोन देगी? ठीक है, तो वो क्रेडिट का क्रिएशन करती है। बैंक का जो पैसा है एक्चुअल में जितना हम कहते हैं में कैश है, कैश अलग चीज होती है और मनी अलग चीज होती है। ठीक है, कैश मतलब जितने नोट्स या करेंसीज छपी हुई है, जितना यूज में है, उसके अलावा भी कितने हमारी जो जीडीपीज है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, अपने मनी को बता सकते हैं कि हमारी कंट्री की इतनी वैल्यू है, हमारे पास इतने पैसे हैं, तो हम उस हिसाब से उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पहले देखो एक चीज बताई, प्राइमरी डिपॉजिट जो कि कस्टमर ने जाके बैंक में जमा कर दी। दूसरा टर्म हो गया लीगल रिजर्व रेशियो, जो कि क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशियो होता है एक ऐसा टर्म जो कि यूज किया जाता है बैंक जिसके थ्रू, 1 मिनट, बैंक जिसके थ्रू कुछ लिक्विड रिजर्व करके रखती है। मतलब अगर 1000 रुपए बैंक के पास डिपॉजिट जमा हुआ है तो वो उठा के 1000 पूरा उसको दूसरे को लोन देने के लिए खर्च नहीं कर देगी, वो उसमें से कुछ रखेगी अपने पास एज अ रिजर्व। अब जैसे मैं आपको 1000 का एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो बैंक के पास ये से 1000 में नहीं आएगा, ये हजारों करोड़ों में चलता है। ठीक है, मतलब सैकड़ों करोड़ों में चलेगा, मिलियंस एंड बिलियंस में। ओके, इसके अलावा जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर होता है वो किस हिसाब से काम करता है, वो इधर देखिए आप। देखिए, ये जो मनी क्रिएशन का एक टेबल है, ये इस टाइप का टेबल आपको हर एक बुक में मिलेगा। आपके पास चाहे राधा बहुगुणा की बुक हो, आपके पास चाहे संदीप गर्ग की बुक हो, चाहे ओरी की बुक हो, आपको हर एक बुक में इस तरीके का एक डिपॉजिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स का एक टेबल मिल जाएगा। इस टेबल को देखो, मनी क्रिएशन वाले चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन ये 4 नंबर का ये वाला इंपॉर्टेंट निकलता है, मनी क्रिएशन, जिसमें आपको इसको दिखाना पड़ता है।
अब ध्यान से सुनो, जैसे 1000 रुपए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 1000 रुपए मैंने क्या कर लिया, जमा किया किसके पास, डिपॉजिट बैंक। 1 मिनट। एज अ बैंक मैंने बैंक के पास डिपॉजिट जमा किया, ठीक है। अब बैंक ने क्या किया, लीगल रिजर्व रेशियो जो कि उसका 0.1% मतलब 10% के हिसाब से है, और लीगल रिजर्व रेशियो अभी मैंने आपको दिखाया उसका फॉर्मूला वो निकलता है 1/LRR से, ठीक है। 1/LRR जिसका मतलब होता है मतलब अगर मैं 10% कहती हूँ, ठीक है, अगर मैंने कहा मेरे पास 10% है तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.1, ओके, 0.1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, तो LRR हो गया 1/LRR, उसके हिसाब से 0.1। तो अगर हम 10% निकालते हैं मतलब 1000 रुपए से मेरे 100 रुपए क्या हो गए, एज कैश रिजर्व बैंक ने अपने पास रख लिए हैं, ओके। अब वो क्या करेगी, 900 रुपए को उठा के वो वापस से क्या कर देगी, किसी को लोन देगी। अच्छा, बैंक लोन कैसे देती है, कभी भी अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे बैंक आपको कैश में पेमेंट नहीं करेगी, ठीक है। बैंक आपसे कहेगी चेक में अपना एक अकाउंट खोलिए और आपके अकाउंट में वो 900 रुपए क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी, डाल देगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया, उसने मेरे पास से 1000 रुपए दिए और मान लो किसी ए नाम के व्यक्ति ने उसके पास जाके क्या किया, लोन लेने के लिए गया तो वहां पे उसने 900 रुपए वहां पे डाल दिए, ठीक है। अब इस 900 रुपए का क्या करेगी, एक्चुअल में तो वो क्या करेगी, पैसे जो डालेगी, जरूरी है कि आपको वहां पे जाके दिखना ही पड़ेगा कि आपके अकाउंट में 900 रुपए कैश रखे हैं या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वापस से वो क्या करेगी, उसका 0.1% निकाल के क्या करके उसका 90 रुपीज क्या कर लेगी, एज रिजर्व रेशियो रख के उसका 810 रुपीज क्या कर देगी, वापस से लोन दे देगी किसी तीसरे इंसान को, ठीक है। अब ये तीसरे इंसान के पास जब फिर से अकाउंट के थ्रू क्या गया, 810 रुपीज गया, तो उसने फिर से उसका 0.1% क्या निकाल लिया, 10% क्या निकाल लिया उसने यहाँ पे एज अ कैश रिजर्व निकाल दिया, और 81 रुपीज उसने क्या कर लिए, 810 से माइनस करके अपने पास एज अ कैश रिजर्व रख लिए, और उसने 729 क्या हो गया उसके पास, लोन। वापस से एक लोन प्रोवाइड करने के लिए एक अमाउंट आ गया। ये जो राउंड्स चलते हैं ये टोटली चलते हैं किस हिसाब से, ये जब तक 1000 का वो 10,000 तक क्या नहीं कर लेती है, क्रिएट नहीं कर लेती है। मतलब अगर मैंने 10% कहा है तो 10% के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 1000 डिपॉजिट से वो क्रेडिट क्रिएशन 10,000 तक का कर सकती है, जिसमें से वो 9,000 क्या देगी, लोन दे देगी, और एक्चुअल में अपने पास जो वो कैश रिजर्व रखेगी वो 1000 रखेगी, ठीक है। अब देखो बैंक्स में इतने छोटे अमाउंट्स में तो कोई डील होती नहीं है, कोई भी कमर्शियल बैंक हो, तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, 10,000 करोड़ ले सकते हैं, ठीक है, 9,000 करोड़ ले सकते हैं और 1000 करोड़ ले सकते हैं। आपको कभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको बस ये याद रखना है कि आप 10% के हिसाब से माइनस करते जाएंगे, 1000 से आप 100 निकालेंगे, उसके बाद 90 और उसके बाद 81, और इतना लिख के आपको आगे के राउंड्स भरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको बस इस हिसाब से आपको इसको शो करना है कि 1000 से आपने कैसे बैंक 10,000 का क्या कर देती है, क्रेडिट का क्रिएशन करती है, और ये क्रेडिट का क्रिएशन इसीलिए हो पाता है क्योंकि ये कैश में नहीं होता है, ये टोटली क्या होता है, बैंक अकाउंट्स के थ्रू पता चलता है, ठीक है। अच्छा, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछिए इसमें जरा। नो डाउट। है डाउट? नो डाउट। नो मैम।
नो मैम। सिंपल, बस 4 स्टेप में आपको लिखना है इनिशियल डिपॉजिट, और उसके बाद 2 राउंड लिखना है आपको, और लास्ट में आपका टोटल लिखना है। मैम ये एज ए एग्जांपल लिखना है अगर क्वेश्चन पेपर में आता है मेरे तो? कॉलेज में क्वेश्चन मार्क करो। एज ए एग्जाम्पल लिखना है। आप जो भी बुक उठाएंगे आपको उस बुक में एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। मैम क्लियर नहीं आ रही है वॉइस। आप लोग थोड़ी देर के लिए अपना माइक थोड़ा बंद करेंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पे ही आपको लिखना है, आपको कोई इसमें एक्चुअल वो नहीं देना है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम 4 मार्क्स का कि मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स कैसे करती है, और उसमें आप सिंपल तरीके से एक एग्जाम्पल देके इसको 2 लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि 10% अगर हमारा LRR माना गया है तो उसके हिसाब से 100 रुपए डिपॉजिट रख के क्या करेगी, बैंक 900 रुपए वापस लोन दे देगी। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है कि आप LRR को 10% शो करो, उसमें LRR 20% भी मिल सकता है। ठीक है, आप उस हिसाब से आपको क्या करना है, इसको बनाना है एग्जाम्पल को। क्लियर? यस मैम। ओके, ओके। अब यहाँ पे देखो ये बना कैसे, इसको हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला जो है मनी मल्टीप्लायर का 1 मैम आवाज क्लियर नहीं है। ये एक का माइक मैम क्लियर आवाज नहीं है। क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रही है आवाज क्लियर? हाँ अब आ रही है। किसी एक के माइक में प्रॉब्लम आ रही है। मैम किसी के माइक में अब प्रॉब्लम है, नहीं आ रही। शायद आवाज अटक रहा है बीच में। ओके, सो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो। ओके, इस लीगल रिजर्व रेशियो के हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, 1/0.1 इज इक्वल टू 10। ओके, तो इस हिसाब से देखो, जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट है उसके साथ अगर हम 1/0.1 को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन इसमें से एक न्यूमेरिकल कई बार पूछा जाता है, मनी मल्टीप्लायर के हिसाब से आपको इनिशियल डिपॉजिट दे दिया जाएगा और उससे आपसे पूछा जाएगा कि कितना मनी क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। और लीगल रिजर्व रेशियो का जो फॉर्मूला है वो 1/0 फॉर्मूले से है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 1000 को लिखते हैं, अगर हम सॉल्व करें इसको, 1000 इंटू 1/0.1 इज इक्वल टू 10,000, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपको एक्सप्लेन करना रहेगा अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो। क्लियर? यस मैम। वॉइस क्लियर आ रही है अभी? आप चाहो तो Yes, नोट ma'am. करके रख लो बेटा, दोनों एग्जाम्पल्स को नोट करके रख लो। मैम कर लिए। कर लिए हैं ये वाला? यस मैम। हाँ इसको? यस मैम। ओके, आगे बढ़े। यस मैम। ओके, यहाँ पे हम कमर्शियल बैंक को कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस है। कमर्शियल बैंक्स के थ्रू आपको सिर्फ मनी वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, और मनी में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी, जहाँ पे हमने M1 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ये 2 चीजें इम्पोर्टेंट अभी तक पढ़ी। अब तीसरा है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, सबसे पहले बैंक ऑफ इशू। सेंट्रल बैंक मतलब ही पहले समझ जाइए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो बैंक ऑफ इशू का मतलब है सिर्फ रिजर्व बैंक के पास अथॉरिटी रहती है कि वो करेंसी को क्या कर सके, इशू कर सके, वो छपवा सके। ठीक है, आफ्टर दैट बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये क्या होता है, गवर्नमेंट का बैंक होता है। गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो RBI से क्या लेगा, लोन लेगा। ओके,
तो इसका दूसरा जो फंक्शन हो जाता है वो हो जाता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ये बैंक है। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक, सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक्स है उसको भी अगर जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से लोन ले सकता है। आरबीआई को अगर जरूरत रहता है तो वो भी क्या करती है, कई बार कमर्शियल बैंक से लोन्स ले सकती है। लेकिन टोटली जो भी कमर्शियल बैंक है वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, रिजर्व बैंक के ऊपर। इसलिए इसको बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है और एज अ सुपरवाइजर काम भी करती है ये। इसीलिए अभी अभी जो यस बैंक का घोटाला पता चला था ना, वो आरबीआई के सुपरविजन की वजह से ही पता चल पाया था। ठीक है, तो बैंक्स सुपरवाइज भी करती है कि किस तरीके से बाकी कमर्शियल बैंक्स अपना काम सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, आफ्टर दैट कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। देखो ये जो फोर्थ पॉइंट है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन निकलता ही है। ठीक है, अब चांसेस हो जाते हैं या तो आपसे मनी क्रिएशन के बारे में या फिर आपसे पूछ लेगा ये जो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के जो पॉइंट्स मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बाद देखो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब हर तरीके से हर कोई हार जाता है, सारे कमर्शियल बैंक्स को कहीं से लोन नहीं मिल पाता, मतलब वो कस्टमर्स के फंड्स नहीं रेज कर पाते, डिपॉजिट्स नहीं आ पाते, तब वो क्या करता है, जाता है आरबीआई के पास और उससे लेंड करता है, उससे उधार लेता है। मतलब लास्ट रिजॉर्ट है, कहीं से अगर नहीं मिला पैसा तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स की हेल्प करेगा ही। ओके, so that is why it is called lender of last resort. Okay, next one is custodian of foreign exchange and reserves. जितना भी फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, जितना भी सामान हमने एक्सपोर्ट किया उसके बदले में हम पैसे क्या एक्सेप्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से करेंसी एक्सचेंज करते हैं। ये आप जो लास्ट के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। यूएसए से बिजनेस किया, अगर यूएसए में हमने अपना कुछ सामान बेचा तो उसके बदले में यूएसए हमको रुपए देगा, यूएसए हमको रुपीज नहीं देगा, यूएसए हमको क्या देगा, डॉलर देगा। ठीक है, उस डॉलर को हम क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज के लिए बैंक्स के पास जमा करवाएंगे और बैंक्स उसको कहाँ पे रखता है, आरबीआई के पास। तो आरबीआई टोटली फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन होता है, वो नजर रखता है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम है या ज्यादा है। फॉरेन एक्सचेंज, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व था वो ज्यादा होना चाहिए। अगर वो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व कम हो गया, उसकी वजह से आप इंडियन इकोनॉमी वाले 3rd चैप्टर में अभी पढ़ोगे कि कैसे हमारे यहाँ 1991 में जो इतने बड़ी नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी उसके पीछे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ही रीजन था। ठीक है, तो इसकी पूरी मैम 3rd पॉइंट, इसकी 1 मिनट, इसकी पूरी कस्टडी किसके पास रहती है, आरबीआई के पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। बैंकर्स बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स रहते हैं उनका बैंक होता है। जैसे हम बैंक से लोन ले सकते हैं वैसे कमर्शियल बैंक के लिए क्या है, ये उनका बैंक है। ठीक है, बैंकर्स मतलब ये कमर्शियल बैंकर्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, कमर्शियल बैंकर्स बैंक। ठीक है, तो ये हो गया बैंकर्स बैंक और इसके साथ ही वो सुपरवाइजर का काम भी करता है कि मतलब सारे कमर्शियल बैंक्स ठीक से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। ओके, और कोई डाउट? मैम फोर्थ वाला कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। देखो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट जो है वो बेसिकली हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अभी इसके बारे में बहुत सारे आपको सब पॉइंट्स मिलेंगे। देखो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मतलब जितना भी मार्केट या इकोनॉमी में पैसा आ रहा है उसको कंट्रोल कर सकता है आरबीआई, उसके हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है। अगर डिफ्लेशन की कंडीशन है, अभी जैसे देखो इतनी महामारी की वजह से, कोविड-19 की वजह से एक मंदी आई है ना, लोगों को पैसा नहीं है, वो अपने उनके काम रुके हुए हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो जो इनकम का सोर्स है वो धीरे धीरे क्या हो गया है, लोगों का बंद होते गया है लगभग 1-1.5 महीने से। तो इसकी वजह से अब क्या होगा, पूरे मार्केट में मंदी आएगी। इस मंदी को दूर करने के लिए आरबीआई क्या कर सकता है, वो पैसा इकोनॉमी में ला सकता है। ठीक है, हाँ। दूसरा, इससे अगर उल्टा कंडीशन होता, जैसे इकोनॉमी में बहुत पैसा है, लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं, बहुत बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, तो उसको भी अपने कुछ पॉलिसीज से क्या कर सकती है आरबीआई, कंट्रोल कर सकती है। अभी जैसे बहुत सारे रेट्स को क्या किया है बैंक ने, आरबीआई ने
हटाया है, लिमिटेड। ठीक है। रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये सब में चेंजेस लाए हैं। तो इन सब की वजह से क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। ओके, ये सारे पॉइंट क्लियर है? यस मैम। अब कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मैंने बताया ना आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर कुछ अलग अलग टूल्स आते हैं, ठीक है। बेसिकली देखो, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में दो टूल्स आते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरा आता है क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है। पहले हम क्वालिटेटिव टूल्स को समझ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी है। सबसे पहले तो देखो, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन रोल। कोई भी अगर लोन बैंक प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या कर सकता है? मैम क्वालिटेटिव टूल्स होता क्या है? क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी वाइज, क्वालिटी और क्वांटिटी का मतलब समझते हैं? यस मैम। ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, किस हिसाब से वो, इसमें कुछ रुपए पैसे का वो काम नहीं करेगा, लेकिन वो सजेशंस देगा किसी से। पहला हो जाता है इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, इट इज डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोअर अगेंस्ट द लोन। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक घर है, मुझे उस घर के बदले में बैंक से लोन लेना है। मान लो अब मेरे उस घर की कीमत जो है 50 लाख रुपए है, ठीक है। लेकिन जब मैं बैंक के पास उसको क्या करूंगी, एज अ रिक्वायरमेंट के लिए लेके जाऊंगी कि आप मेरा घर ये क्या कर लो, अपने पास गिरवी रख लो और बदले में मुझे लोन दे दो, तो बैंक मुझे उस 50 लाख के घर के बदले में पूरा 50 लाख का लोन नहीं देगी। बैंक अपने पास कुछ मार्जिन रखेगी। अगर मैंने 50 लाख का घर वहां पे दिया है तो बैंक मान लो मेरे को 35 लाख से 40 लाख तक क्या देगी, लोन देगी। वो क्या करेगी, अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट रखेगी उतना। मैम तो उसका कोई परसेंटेज होता होगा ना, उस हिसाब से ही रखेगी ना बैंक? हाँ, उसके हिसाब से। एक्चुअल में इसका परसेंटेज नहीं होता, बैंक वैल्यूएशन करती है उस पर्टिकुलर जो भी मार्जिन वो रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगी, उसका वैल्यूएशन करेगी। मान लो बहुत पुराना घर है या उस जमीन की कोई वैल्यू नहीं है, उसके आसपास की सराउंडिंग अच्छी नहीं है, तो उसके हिसाब से बैंक क्या करेगी, बैंक मान के चलेगी कि बाई चांस अगर मैं लोन को रीपेमेंट ना कर पाऊँ तो बैंक को उस घर को बेच करके अपना वो जो पैसा उसने लोन दिया है मुझे, उसको रिकवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वो अपने पास कुछ मार्जिन लेके चलती कि मान लो कल की डेट पे जाके वहां की प्रॉपर्टी का रेट कम हो गया तो बैंक को लॉस ना हो, ठीक है। दिस इज मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन, ओके। इसके बाद आता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का बेसिकली मतलब होता है कि जो भी क्रेडिट प्रोवाइड करती है उसमें वो रैशनिंग कर सकती है। मतलब कभी अगर उसको लगता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, जैसे अभी लगा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर लोन ले लोग, है ना, तो उनको लोन प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन घर, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो भी कंडीशन है उसके साथ साथ मान लो हमारे एनवायरनमेंट पे बुरा असर पड़ रहा है, लोग जंगल काटते जा रहे, घर बनाते जा रहे, तो हो सकता है वो होम लोन के ऊपर क्या कर देगी, रेट्स को बढ़ा देगी, इंटरेस्ट रेट्स को। तो उसने रैशनिंग कर दी कि इतने ज्यादा हाई रेट पे क्या करेंगे, लोग लोन लेंगे नहीं, तो वो दूसरी तरीके के काम के लिए लोन का यूज करेंगे, ठीक है। तो वो क्रेडिट की रैशनिंग कर सकती है, मतलब वो डिसाइड करती है। रैशनिंग का मतलब होता है बेसिकली एक टर्म डिसाइड करना, एक कोटा डिसाइड करना कि इतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही वो क्रेडिट डिसाइड करती है कि आपको 2 लाख का लोन देगी या 5 लाख का लोन देगी। कई बार देखना जो लोन, जब भी बजट आता है उसके साथ ही गवर्नमेंट कुछ डिसाइड करती है, कुछ फाइनेंस मिनिस्टर्स बताते हैं कि हमें कि पर्टिकुलर जो 5 लाख का लोन मिलने वाला था उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, अब वो 7 लाख तक मिल सकता है, वो कम कर दी जाती है। कई बार कार लोन के ऊपर रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। अभी जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर क्या हो गया था, डाउन जा रहा था, ठीक है, उसमें कमी आई थी, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए क्या किया, कार लोन्स को बढ़ा दिया गया, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे कार लोन प्रोवाइड किया गया। तो इस तरीके से क्या कर सकती है गवर्नमेंट, आरबीआई बैलेंस कर सकती है, ठीक है, ताकि सारे जो सेक्टर्स है जो अलग अलग टाइप के काम कर रहे इकोनॉमी के अंदर, वो सही तरीके से वर्क कर सके, ओके।
लास्ट वन इज मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन कुछ नहीं है, सिर्फ सजेशन देना। So this is a combination of persuasion and pressure that central bank applies on other banks in order to get them act in a manner in line with its policy। मतलब जितनी भी RBI की पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज के हिसाब से जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स है, वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर उनको गाइडलाइंस दे सकती है। जैसे हम टीचर्स, आप लोग अगर सही तरीके से काम नहीं करते तो पहले ही आपको पनिशमेंट दे देते हैं क्या? हम पहले आपको बुलाएंगे, समझाएंगे, डांटेंगे, ठीक है, आपको बताएंगे कि आप अगर इस चीज को नहीं करोगे तो आपको इतने इतने नुकसान सहने पड़ेंगे। तो ये मॉरल सुएशन का मतलब वही होता है, वो मॉरली क्या करती है, उनको गाइडलाइंस देती है कि आप हमारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चलिए, वरना आपको क्या होगी, आगे चल के दिक्कत होगी। ओके, सो दीज आर क्वालिटेटिव टूल्स। इसमें से इम्पोर्टेंट है सिर्फ ये वाला मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन और मॉरल सुएशन, और ये दोनों ही बिल्कुल थ्योरी वाले हैं, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। इम्पोर्टेंट इसके साथ है जो दूसरा वाला है, दैट इज क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक है, ये मीटिंग अभी फिर 6 मिनट्स में ओवर हो जाएगी, ये मेरा पूरा कवर नहीं होगा, मैं एक और मीटिंग का लिंक डालूंगी, क्योंकि अगर आज ये कंप्लीट कर लेते हैं, ये 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पूरा चैप्टर फिर आज। ओके, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। नहीं? ओके, शैल वी स्टार्ट? अच्छा, अब देखो इसको क्वांटिटेटिव टूल्स क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो इसको क्वांटिटेटिव टूल्स इसलिए कहा जाता है। मैम आवाज अभी आ रही है? ठीक, नो मैम अभी भी, हाँ मैम अब आ रही है। आ रही है? ओके, देखो हाँ मैम। क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं एक्चुअल में वो मैम फिर वैसे ही हो रहा। किसी एक का माइक ऑन है, क्योंकि आवाज मुझे भी आ रही है, किसी के माइक से कुछ मैम डिस्टर्बेंस टीवी ऑन है शायद किसी के घर पे, उससे दिक्कत हो रही है। ओके, अब क्लियर है? हाँ मैम। ओके, अब देखो इसको क्वांटिटेटिव टूल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि बैंक्स में जो एक्चुअल में वर्क होता है, अभी तक तो जो बात की हमने वो, चाहे हम मार्जिनल की रिक्वायरमेंट की बात करें, वो भी इस हिसाब से था कि वैल्यूएशन के हिसाब से डिसाइड करेगी, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। रैशनिंग भी बैंक तुरंत उस हिसाब से डिसाइड करता है, मतलब ये अपने हिसाब से बैंक उसमें चेंजेस कर सकता है। मॉरल सुएशन भी वही चीज थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वांटिटेटिव टूल्स, जहाँ पे मतलब डायरेक्ट असर किसके ऊपर पड़ेगा, डिपॉजिट्स के ऊपर, क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर, मार्केट या इकोनॉमी में कितना पैसा रहना चाहिए या हटना चाहिए, उन सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहला इसमें आ जाता है बैंक रेट। ओके, सो बैंक रेट इज द रेट at which the central bank of a country, RBI in case of India, lends money to commercial banks to meet their long term needs। सबसे पहले तो एक चीज देखो, रेपो रेट और बैंक रेट ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, दोनों में ही क्या होता है, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री कमर्शियल बैंक टू मीट देयर गोल्स। बैंक रेट और रेपो रेट दोनों में ही क्या होता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से जो पैसा उधार लेती है, उस किस पर्टिकुलर रेट पे वो दे रही है उधार, वो डिसाइड करता है। अब इसमें डिफरेंस बस ये है कि जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, मतलब 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, और जो बैंक रेट रहता है वो लॉन्ग टर्म लोन्स रहते हैं, मतलब 10 साल वाले, 15 साल वाले, 5 साल वाले। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बैंक रेट्स। दोनों में क्या कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास से लोन ले रहे हैं। ठीक है, मान लो कमर्शियल बैंक ने क्या कर दिया, क्रेडिट क्रिएशन कर दिया, उसके बाद उसने बहुत सारे लोन बांट दिए। अब इसके बाद लोग उसके पास आ गए कि हमको डिपॉजिट अपना विड्रॉ करना है, वापस चाहिए। अब वो बैंक कहाँ से लाएगा पैसा, उसने तो क्रेडिट क्रिएट कर दिया इतना, है ना। अभी जो हमने पढ़ा था 1000 का उसने 10,000 बना के बांट दिया है सबको। अब सब अगर अपने पैसे निकालने लगे तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तब वो क्या करेगा, अगर उसको शॉर्ट टर्म के लिए जरूरत है तो वो रेपो रेट पे ले लेगा, और अगर उसको लॉन्ग टर्म पे जरूरत है तो वो क्या ले लेगा, बैंक रेट पे ले लेगा। ठीक है, बैंक वाला लेगा, ये कमर्शियल बैंक लेगी। हाँ, यहाँ पे कंज्यूमर का कोई काम नहीं है। देखो ये जो क्वांटिटेटिव टूल्स है ये सारा कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच का
मैटर है। यहाँ पे कस्टमर और कंज्यूमर का कोई आउटलुक नहीं है, यहाँ पे उनको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो रेपो रेट क्लियर है। शॉर्ट टर्म के लिए हमने क्या किया, आरबीआई से जो रेट लिया, ठीक है, लोन लिया। अब रिजर्व रेपो रेट होता है, दिस इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ रेपो रेट। रेपो रेट का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। मैंने बताया था ना अभी, कई बार जरूरत पड़ती है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से उधार लेती है। कमर्शियल बैंक से जो उधार लेगी आरबीआई, वो जिस रेट पे लेगी उसी को कहते हैं रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, ये तीनों काम कैसे करेंगे। मान लो आरबीआई चाहती है कि कमर्शियल बैंक्स क्या करे, बहुत ज्यादा लोन बांटे, ठीक है, इकोनॉमी में पैसा बढ़ना चाहिए, तो वो क्या करेगी, डायरेक्टली वो बैंक रेट और रेपो रेट को कम करके आरबीआई क्या करेगी, कमर्शियल बैंक को बोलेगी कि मेरे पास से आप पैसा लेके जाओ। क्लियर? मतलब अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, पैसा कम है, तो आरबीआई ने बैंक रेट रेपो रेट के रेट कम कर दिए और क्या कह दिया कि मेरे पास से पैसा लेके जाओ और पैसा आप मार्केट में बेचो। ओके बेटा, मीटिंग ओवर होने वाला है, मैं फिर से ये बैंक रेट वाला फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, मैं फिर से मीटिंग आईडी सेंड कर रही हूँ आपको।